और मेरे लिए क्या बोलते हैं कि आप इंस्पिरेशन हो। तो जैसे अलकी सिंह रावत के लिए जितेंद्र सिंह शंटी जी थे, आपके लिए उस वक्त जितेंद्र सिंह शंटी कोई ऐसी दर्दनाक घटना जिसने आपको अंदर तक क्या बोलते हैं हिला दिया हो? देखिए, राजनीतिक लोग आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी हार गई, उसके क्या मुख्य कारण रहे? धर्म और राजनीति की जब भी लड़ाई होगी, धर्म जीतेगा उसमें। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अंकित सिंह रावत, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में, जहाँ बातें होती है फेस टू फेस, जहाँ मिलते हैं हम ऐसी शख्सियतों से जिनकी कहानी न सिर्फ और सिर्फ प्रेरणादायक होती है, बल्कि लोगों का जीवन बदलने का दम रखती है। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से लोगों के जीवन को बदला है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने 106 बार ब्लड डोनेशन किया है, जिनकी एम्बुलेंस ने ना जाने कितने हजारों लोगों का जीवन बचाया है, जो एक कोरोना वॉरियर है, जो भारत सरकार से पद्म पुरस्कार सम्मानित है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहूँगा पद्म श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी का। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा की जर्नी आपकी किस तरह से स्टार्ट हुई, बचपन आपका कैसा रहा, और पहला आपका ख्याल कैसा आया समाज सेवा में आने का? वैसे तो संस्कार जो होते हैं माता पिता से भी हो रहे हैं, परिवार से मिलते हैं, समाज से भी मिलते हैं। कई चीज़ें हमें समाज में देख के दिल करता है कि क्यों ना ये काम करें। मैं मात्र शायद 19 वर्ष का रहूँगा जब मेरे घर के पास एक अंकल जी का हार्ट का ऑपरेशन था, और मेरी माता जी के पास आके उनकी मिसेज कहते हैं कि इनके ऑपरेशन के लिए ब्लड चाहिए, AB पॉजिटिव, कुछ डोनर नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी माता जी ने बगैर मेरे से पूछे कुछ भी कहा, मेरे बेटे को ले जाओ, और मैं भी चला गया। फर्स्ट टाइम था मेरा। कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि मेरा भी AB पॉजिटिव निकला। तो वो तो नहीं भी निकलता तो खैर चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन निकला तो मैंने पहली बार दिया, मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, ब्लड दे के आ गया। जो थोड़ी बहुत दिल में खुशी थी, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद वो अंकल कहीं नहीं मिलते, सबके सामने कहते थे कि मैं तो शंटी के खून से जिंदा हूँ। तो मुझे लगा यार बड़ा नायाब काम है खून देना। तो एक शुरुआत करी मैंने वो बचपन में, और अब तक मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूँ, और 174 ब्लड कैंप्स भी कर चुका हूँ लोगों को प्रेरित करके। ये ईश्वर ने मुझे वरदान दिया, मेरी माँ का आशीर्वाद था। और उसके साथ बात तो फिर काम जुड़ते चले गए समाज सेवा में। 1995 में मैंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की, निःशुल्क दाह संस्कार सेवा, निःशुल्क शववाहन सेवा, मोर्ची बॉक्स जिसमें डेड बॉडी रखते हैं रात देर सवेर। ये काम जुड़ते चले गए। और उसके बाद जो अस्थियाँ बच जाती है शमशान घाटों पे, कोई नहीं लेके जाता उनको। वो हज़ारों की तादाद में हमने गंगा जी में भी जाके विसर्जित किए हैं। तब मैं जाता हूँ, घर मेरा बेटा जाता है। जी सर, आपने अपने जीवन के 30 कीमती वर्ष समाज सेवा में लगाए, तो आपकी ज़िंदगी में से उतार चढ़ाव आते हैं, इस समय आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा और आप कैसा फील करते हैं? बड़ा अच्छा लगता है। देखो, मैं इस 30 साल में बड़ा वो सीखा भी है, और मुझे ये भी खुशी है कि मेरे से प्रेरित होके बहुत से लोगों ने, किसी ने ब्लड डोनेशन के कैंप शुरू किए, किसी ने एम्बुलेंस बनाई, किसी ने शव वाहन बनाया। डिफरेंट तरीके से लोग जब मोटिवेट हुए, क्योंकि मैं सबको कहता हूँ कि आप धार्मिक स्थलों में पैसा लगाइए, कि ये को प्रेज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं धार्मिक स्थलों में इन सेवाओं की भी ज़रूरत है। हम धार्मिक स्थान पे लाखों रुपए का पत्थर लगा देते हैं, सोना चांदी लगा देते हैं। अगर उसी स्थान पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी हो जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को कितनी बड़ी सुविधा है। वहीं पे मोर्ची बॉक्स पड़े हो, कि पहले ज़माने में क्या होता था, मंदिर गुरुद्वारे में बिस्तरे मिलते थे, किसी की शादी ब्याह में, दुख सुख में बर्तन मिलते थे। अब उनकी जरूरत तो है नहीं है, तो क्यों ना उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर कंसंट्रेटर हों, मोर्ची बॉक्स हों, ऑक्सीजन सिलेंडर हों, एम्बुलेंस हो। थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, लेकिन सेवाएं तो चलती रहें। आपने शहीद भगत सिंह सेवा दल की शुरुआत कब की, और आपने यही नाम क्यों चूज़ किया, और आपका जब पहला दिन था समाज सेवा में, वो दिन आपको अगर याद करते हो तो वो दिन कैसा था आपका?
कोई भी ज़िंदगी में एक छोटा सा हादसा जो होता है हमारे जीवन को बदल देता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब एक शमशान घाट पे हम कुछ दोस्त किसी के संस्कार पे गए और वहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति लोगों की जली हुई अध जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा है। हमको लगा चोरी कर रहा है, लेकिन जब बात करी तो पता लगा कि वो अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि किसी गांव से आया था इलाज कराने, डेथ होगी, उसके पास पैसे नहीं थे इतने। तो हमें लगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यार, जहाँ लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए शादी पे लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, कारों पे लगाते हैं, तो उस दिल्ली के अंदर अगर किसी के पास दाह संस्कार के पैसे नहीं है तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। और आज से 30 साल पहले एक निगम बोर्ड एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 2 करे 17 करे मैंने, बढ़ता चला गया काम। उसके बाद लाइन लग गई, फिर एम्बुलेंस भी, शव वाहन भी, वाले छोटी सी शुरुआत करी और बहुत बढ़ती चली गई। और जो आपका क्वेश्चन था कि शहीद आजम भगत सिंह जी का ही नाम क्यों रखा, शहीद, जब ये शुरू करी संस्था तो दोस्तों से विचार किया तो मैंने एक सलाह दिया कि जैसा नाम होगा वैसे लोग जुड़ेंगे। किसी बुजुर्ग के नाम से रखोगे बुजुर्ग जुड़ेंगे, महिला के नाम से रखोगे महिलाएं जुड़ेंगी। तो आपका पर्पस ही युवाओं को क्यों ना क्रांतिकारी के नाम से, इसलिए भगत सिंह जी का नाम रखा। जैसे मैं निजी तौर में बोलूँ तो मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे लिए क्या होता है कि आप इंस्पिरेशन हो। तो जैसे हल्की सिंह रावत के लिए जितेंद्र सिंह शंटी जी थे, आपके लिए उस वक्त जितेंद्र सिंह शंटी भगत सिंह है। भगत भगत सिंह का दीवाना हूँ मैं। क्या हूँ, दुनिया है। अगर आप कहीं किसी भी सोशल मीडिया पर जाके विश्व के सबसे चर्चित व्यक्ति का नाम डालते हैं जी, तो किसी और का नहीं आता है, किसी नेता वेता का नहीं आता है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है। अगर शहीद भगत सिंह जी से युवाओं को कुछ सीख लेनी हो तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि 2 या 3 टिप्स जो आपको लाइफ में उनसे सीखने जो बचेगी? भगत सिंह जी धार्मिक नहीं थे, कई लोग उनको नास्तिक भी कहते थे जी, लेकिन कर्म की तरफ ध्यान देते थे, कर्म करते थे। और वो चाहते, वो भी शादी करते, बिजनेस करते, बच्चे बच्चे होते, राजनीति में जाते, लेकिन एक ही ध्यान था कि मेरी कुर्बानी के बाद, मेरी शहादत के बाद तिरंगा लहराएगा और घर घर के अंदर भगत सिंह पैदा होगा। ये सीख जो भगत सिंह ने दी है, वो भगत सिंह जरूरी नहीं कि आज क्रांति की ज्वाला की जरूरत है, आज क्रांति की जरूरत नहीं है, लेकिन भगत सिंह किसी भी फील्ड में पैदा हो सकता है। जब देश में कोविड है तब भी भगत सिंह पैदा हो, जब देश में करप्शन है तब भी भगत सिंह पैदा हो, जब देश में बाढ़ आ जाए वहाँ भी भगत सिंह पैदा हो, राजनीति में भगत सिंह पैदा हो। तो भगत सिंह का मतलब क्रांति। जैसे कि कुछ समय पहले कोरोना जैसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया ग्रस्त थी, जिस समय भाई भाई का नहीं था, लोगों ने रिश्ते खत्म कर दिए थे, उस वक्त आप समाज के बीच में उतरे, आपने समाज सेवा की। उस वक्त आपने कैसा एक्सपीरियंस देखा लोगों के बीच में और कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छे लोग भी थे, सामाजिक लोग भी मिले जिन्होंने कहा शिमटी जी हम आपके लिए एम्बुलेंस दे रहे हैं। अक्षय कुमार जी ने मुझे 2 एम्बुलेंस भेजी, किसी ने कहा हम लकड़ियाँ भेज रहे हैं, किसी ने कहा हम दवाइयाँ दे रहे हैं। और ऐसे भी बुरे लोग थे जिन्होंने अपने माता पिता के गहने भी उतार लिए, डेड बॉडी हमारे को सौंप दी। समाज में बहुत कुछ देखने को मिला। मुझे याद है कि हमारे शमशान घाट में लकड़ी ख़त्म हो गई थी, 7 डेड बॉडी पड़ी थी रात को, 65 थी शायद। और मैंने फेसबुक पे एक अपील करी और सुबह सुबह मुझे फ़ोन आ गया कि आप शंटी जी परवाह ना करें, हम आपको 1000 टन लकड़ी भेजेंगे। और वो थे राजू चड्डा जी, वेव सिटी वाले, उन्होंने 1000 टन लकड़ी पी। और बाद में उन्होंने एम्बुलेंस खड़ी करने के लिए एक पार्किंग की जगह भी ली सन सिटी में, 3000 मीटर की। तो ऐसे अच्छे लोग भी पैदा हुए देश के अंदर जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। कोविड ने सच खोल दिया कि हम कहाँ खड़े हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जो लूटा वो भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लाशें नहीं दी जब आप उनको, ऐसे नहीं तो लाश नहीं देते थे, वो भी नहीं हम भूल सकते हैं। अच्छे लोग भी थे जहाँ डॉक्टरों ने भगवान के रूप में काम किया, नर्सेज, टेक्नीशियंस, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सिविल डिफेंस, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, ये देवदूत के रूप में काम कर रहे थे। जैसे कि आपकी एम्बुलेंस सेवा है वो 24/7 है, और अभी मैं आपके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हूँ तो मैंने देखा कि अभी आपने रिसेंटली पिंक एम्बुलेंस स्टार्ट किया है, नहीं कंसेप्ट नहीं लाया जी। तो वो और एम्बुलेंसों से कैसे अलग है और इसका क्या सिद्धांत है, क्या पर्पस है? जब भी हमारी कहीं एम्बुलेंस जाती है डिलीवरी केस में खास, तो जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं जी मेल ड्राइवर के साथ जी। तो हमने फीमेल ड्राइवर रखी हैं उसमें,
पिंक एम्बुलेंस है ओनली फॉर लेडीज़, चाहे वो एक्सीडेंट केस है चाहे डिलीवरी केस है, चाहे रूटीन में भी लेडीज़ आती रहती है, इन्हें चेकअप कराना है, फिर टांके खुलवाना है लेडीज से, तो हम उसको भेजते हैं। उसकी बड़ी चर्चा है इस समय और तकरीबन सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो रहा है इसको। अभी 4 बनाई हैं और बढ़ाऊंगा इसको मैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सर, जैसे कि आप समाज सेवा में है, समाज के बीच में कोई ऐसी दर्दनाक घटना जिसमें आपको अंदर तक क्या बोलते हैं हिला दिया हो, वो आप जो बताना चाहते हो? सच जानो तो आज जो समाज में हो रहा है मैं रोज देखता हूँ। बहुत बड़े परिवार हैं, पैसा भी बहुत है, लेकिन जब मोह माया में जुड़ जाते हैं तो सिर्फ पैसा सामने रहता है, वो प्यार भूल जाते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति की मृत्यु हुई अभी पीछे, 800 गज की कोठी थी, बच्चों ने उनकी सेवा नहीं की जब वो बीमार थे। अब जिस दिन डेथ होती है हमारी एम्बुलेंस जाती है 5 बजे, सर्दी का टाइम था, और 6 बजे तक मैं उनके घर पहुंचा। निकलने वाले होंगे तो पता लगा अभी कैरी नहीं हुई है। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा क्या किसने आना है, कहता नहीं बच्चे तो सारे आ गए हैं। तो मैंने कहा संस्कार क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे नहीं वो अंकल जी जो है एक विल छोड़ गए जिसमें लिख गए हैं कि मेरे बच्चों को कुछ ना दिया जाए, सारा पैसा धर्मार्थ में दे दिया जाए क्योंकि मेरे बच्चों ने सेवा नहीं किया। बच्चों ने कह दीजिए हम संस्कार ही नहीं करेंगे, जिनको इन्होंने धर्मार्थ में पैसे दिए वही संस्कार करेंगे आज। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जो गुरबानी में लिखा था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या भी, सब रिश्तेदार सुख हो गया। सुख प्यार है, ये रिश्ता है, ये जज्बाती है। माँ बाप बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, कहीं से ही पैसा कमा के लाते हैं, लेकिन बच्चों की निगाह माँ बाप तक कम होती है, पैसे पे ज़्यादा होती है। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आते हैं कि फ़ोन करते हैं लोग मुझे कि शंटी जी हमारी डेथ होगी तो संस्कार आप करना, मैं अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहता। तो दिल दहल जाता है कई बार, यार इंसान किसके लिए करता है एकदम पूरा सा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के समाज में हमें, ठीक है हम बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ करें, लेकिन अपने आप को सेफ रख के करें। जीते जी मैं सबको कहता हूँ, बुज़ुर्गों को, कि जीते जी अपने बच्चों के नाम सब कुछ ना करें, कुछ कुछ करें सब कुछ ना करें, क्योंकि फिर उनकी कदर ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको समाज में काम करने के लिए काफ़ी सारे सम्मान ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपको रिसेंटली पद्मश्री से सम्मानित किया गया जी, वो अनुभव कैसा था? उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? देखिए कभी भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती, डेडिकेशन कीजिए के साथ की जाए, शिद्दत के साथ की जाए तो परमात्मा उसकी कदर करता है। कोरोना आने से पहले तक हम 55,000 तक संस्कार कर चुके थे जी, लेकिन उस कोविड के समय में जब अपनों ने अपना को हाथ लगाने से मना किया तो मेरे ड्राइवर, मेरे वॉरियर्स, मेरे बच्चे, हम सब लग गए उसमें। मैं खुद डेथ बेड पे था, बेटा डेथ बेड पे था, बच गए। फिर शमशान घाट से बाहर नहीं निकले हम 21 दिन, और 4,286 डेड बॉडी बेड की। मुझे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया, पता नहीं किस किस का फ़ोन आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी से जब हम मिले या उनसे बात की, वार्तालाप की, तो वो अनुभव कैसा था? उससे पहले बता दूं आपको, जैसे सबके फ़ोन आए तो मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम पद्मश्री के लिए घोषित होना, लेकिन 25 जनवरी 2021 को रात के 11-12 बजे मुझे जब फ़ोन आता है मैं मिनिस्ट्री से कि शंटी जी आपका नाम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया, टीवी में स्क्रॉलिंग आ रही थी, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। जब मैं अवार्ड लेने गया तो मुझे राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि अब कैसा लग रहा है जी, तो मैंने कहा ये अवार्ड जो है शंटी को नहीं मिला, ये मेरे संस्था में सेवादारों को मिला है, मेरे ड्राइवरों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है, शमशान घाट में काम करने वाले कितने को मिला है। मेरे लिए अवार्ड नहीं है, मेरे लिए जिम्मेदारी है। जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आएगी शंटी आपको वैसे ही काम करता हुआ मिलेगा। और वो साबित करना पड़ा मुझे जब 25 मई 2024 को विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल में आग लगी, इसमें 12 बच्चे थे, उसमें मैं और मेरा बेटा पीछे से घुसे
और सारे बच्चे जल चुके थे, लेकिन हमने सबको निकाला और 4 बच्चे जिंदा बच गए उसमें। ये तो सारे जल मर जाते हैं, लेकिन ये उसी का एक सबूत था, एक नमूना था कि वो हमारे लिए अवार्ड कम है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे कि आजकल के जो युवा होते हैं वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, ज़िंदगी में हार मान जाते हैं। आपने इतना लंबा सफ़र सामाजिक जीवन में जिया, तो आपकी ज़िंदगी में वैसे कोई ना कोई लोएस्ट पॉइंट आया होगा, तो लोएस्ट पॉइंट क्या था और आप उससे कैसे ओवरकम हुए, बाउंस बैक कैसे किया आपने? ये मैंने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में। मैंने जब ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की तो हमारे पास को टूटी सी एम्बुलेंस पुरानी बनाई थी। पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते थे, फिर ड्राइवर रख लिए, फिर ड्राइवरों को देने के पैसे नहीं होते थे, और अपनी जितनी जमा पूंजी थी सब लगा दी मैंने। जो कुछ था मेरे पास, मतलब ना उसको मैंने एक निश्चय किया था। और मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि बेटा तूने काम शुरू किया तो बंद मत करियो, कभी किसी को ना मत करियो। और उससे भी बड़ी बात कही थी कि अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, ये ऊपर वाला तेरे को करा रहा है। सिर्फ इसलिए मैंने अपनी माँ की बात को रखते हुए आज तक ना तो हमने कोई सरकारी फंड लिया है, ना भारत सरकार, ना दिल्ली सरकार, कि सब ऊपर वाला, हमारे दोस्त ऐसे हैं, हमारे साथी ऐसे हैं, हमारे कुछ क्या बोलते हैं उनको, वेलविशर ऐसे हैं कि समय समय पे शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ लग जाते हैं। ऊपर वाला कराता है और हम अपनी सेवाओं को कर रहे हैं। ओके, सपोज जैसे कोई एनजीओ है, लाइक हमारा जो एनजीओ सिर्फ उसे 1 साल पुराना है, तो पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव, कहीं ना कहीं वो दबाव डालते हैं कि उस दबाव से कैसे हटे, और सरकार से, प्रशासन से किस तरह की हम सहायता ले सकते हैं जो समाज हित में हो। देखिए, राजनीतिक लोग आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। उनको लगता है कि इस सेवा करते करते हमारे से आगे ना बढ़ जाए, तो भूल जाइए। आप ईमानदारी से सेवा करते रहिए, परमात्मा उसका फल देता है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं पद तरह की सेवा पानी। आज अगर मैं पद्मश्री हूँ तो इसके सामने निगम पार्षद, विधायक, MP बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आज मैं तिरंगे के नीचे बैठा हूँ कि पद्मश्री की वजह से बैठा हूँ। और जब जाऊँगा मरने के बाद तो तिरंगे में ही जाऊँगा, प्रोटोकॉल में। मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती है। एक कुछ क्वेश्चन राजनीति के रिगार्डिंग पूछना चाहूँगा कि राजनीति में जैसे आप पहले बीजेपी में थे, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, तो दोनों की जो विचारधारा है और दोनों के काम करने का तरीका है, उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है? मैं कभी भी किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं चला। पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सीधा सीधा नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार 2007 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और जीत गया था कॉर्पोरेशन का। तो अकाली दल ने मुझे बीजेपी के अलायंस से चुनाव लड़ाया, 2 चुनाव में जीता, उसमें तीसरा MLA भी जीता मैं 2014 में। हर पार्टी का अपने काम करने का तरीका है। कोई समाज के लिए कर रहा है, कोई देश के लिए कर रहा है, कोई धर्म के लिए कर रहा है। मैं किसी भी पार्टी को बुरा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पार्टी चलाना, राजनीति करना ये आसान काम नहीं है। ये प्रदेशों की राजनीति फिर भी मैं मान सकता हूँ कि आसान हो सकती है, लेकिन पूरे देश की करना तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, जितनी भी समाज सेवक है जो अलग अलग माध्यमों से समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या उन्हें सक्रिय राजनीति में आकर, चुनाव लड़कर लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए कि उनके पास और पावर आए और सक्षम हो और लोगों की ज़्यादा मदद रहना चाहिए अगर लोग चाहें तो। लेकिन देश का अगर आप पूरा एक्सपीरियंस उठा के देखें, पीछे का इतिहास उठाएं, मनमोहन सिंह जी की बहुत साथ छवि थी जी। साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, वो बात अलग है, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने वो बिना वोट के। शुरू में शीला दीक्षित जी इस दिल्ली से चुनाव लड़ी, MP का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हार गई थी। बाद में CM बनी वो। किरण बेदी जी IPS, देश की पहली महिला, कृष्णानगर से चुनाव लड़ी, हार गई वो, बाद में गवर्नर बनी वो बहुत अलग है। लेकिन हमारे देश के और भगत सिंह जी के सके भाई चुनाव लड़े, कुलतार सिंह जी सहारनपुर से, चुनाव हार गए वो। क्योंकि लोग वोट देते समय उनके काम को भूल जाते हैं, उनसे सेवा को भूल जाते हैं, उनकी मेहनत को भूल जाते हैं। उस समय उनको सिर्फ राजनीतिक पार्टी सामने नज़र आती है, उनको राजनीतिक अपना स्वार्थ नज़र आता है, उनको सेवा कहीं दिखती नहीं है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जी। तो इसलिए अगर मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए
और जनता चाहे तो सेवा जरूर करनी चाहिए, और जनता चाहती है कि आप चुनाव ना लड़के भी सेवा करें, तब भी करो। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भविष्य में आप राजनीति से बने रहेंगे? क्यों नहीं, अगर कोई मौका मिलता है, परमात्मा देता है, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, वो कर दी। एक बात समझ लीजिए आप, कराता परमात्मा ही है, और वो कोई ना कोई ऐसा सिला बन जाता है, हमें लगता है कि हमने किया नहीं, वो परमात्मा ने ऐसा सोचा होता है, हमसे हो जाता है वो काम। आपको क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी हार गई, उसके क्या मुख्य कारण रहे? देखिए 10 साल के बाद ना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की मांग होती है। आप किसी भी स्टेट का इतिहास उठा के देख लें, देश का इतिहास उठा के देख लें, जैसे शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में काम अच्छे किए, लेकिन तीसरी बार वो भी चुनाव आ गए आपके सामने ही। जी, मोदी जी ने पूरे देश का काम किया, अच्छी सरकार चलाई, लेकिन 10 साल के बाद वोटें कितनी कम हो गई। अयोध्या का हार जाना, अमेठी का हार जाना, इसी प्रकार 10 साल केजरीवाल जी ने राज किया, अब लोगों ने बदलाव चाहा। ये फितरत है लोगों की। मैं समझता हूँ इसमें राजनीतिक पार्टी को डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। पंजाब की राजनीति ले लीजिए, अगर आज़ादी के बाद एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली, फिर एक बार कांग्रेस, फिर एक बार टाइटनिक है, तो चलता रहता है ये। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति में धर्म को बहुत जोड़ा जाता है, धर्म और राजनीति को अलग करना बहुत नामुमकिन होता जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार है? धर्म और राजनीति की जब भी लड़ाई होगी, धर्म जीतेगा उससे। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं, भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है। तो इसलिए हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो भी धर्म की वोट लेके चलेगा, निश्चित है उसको मिलेगा। जैसे कि जब मैं खुद क्या बोलते हैं, कोई भी सामाजिक पोस्ट डालते हैं, हम सेवा करते हुए डालते हैं, तो कई लोगों के उसमें से कमेंट आते हैं कि दिखावा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सेवा और दिखावा में क्या फ़र्क है? नहीं, आप ये उसके लिखा करो, आप भी दिखावा करके दिखाइए ना जी, लिखना हो कुछ भी लिख दो। जी, इन चीज़ों में सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स डालते हैं, उनको एक ही काम है, कमेंट डालना, करते कुछ नहीं है वो। जी, दो कैटेगरी है सोशल मीडिया पे, एक काम करने वालों की, एक क्रिटिसाइज करने वालों की। वो अपना काम करते जा रहे हैं, क्रिटिसाइज वाले आप अपना करते चले जाइए ना। वो आप क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्तियों को भी काम करते हुए नहीं देखेंगे। जी, नहीं, उनको अंधभक्त बन के चलने दीजिए, आप अपना काम करते चले जाइए, जीत आपकी हो गई। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? सेवा। सेवा से पैदा हुआ हूँ, सेवा से जाऊँगा, सेवा करता रहूँगा, चाहे कुछ भी ना रहो, अभी सेवा को नहीं छोड़ूंगा। सेवा मेरा मंत्र है। अगर सपोज़ आपको कोई 20 साल का युवा मिलता है, अगर आपको उसे 1 या 2 सलाह देनी हो कि ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान कैसे बने, समाज के लिए कैसे बेहतर के काम कर सके, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहोगे? अपने गुरु की और माँ बाप की इज्जत करे, दिल से करे अगर उसको आगे बढ़ना है। और कहीं भी कुछ करना पड़े तो ये सोच लेती इससे मेरे देश की बदनामी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं भी उसकी बदनामी होगी तो हमारे मुल्क की बदनामी होती है। और युवा पीढ़ी जो है कुछ भी करती है, वो चाहे वो फेसबुक पे करे या ट्विटर पे करे, इंस्टा पे करे, पूरी दुनिया देखती है उसको, तो उसके नाम के साथ हमारे देश का नाम ही बदनाम होता है। तो मैं उस युवा को यही कहूँगा, बेटा कुछ भी करना, माँ बाप का नाम, गुरु का नाम और देश का नाम डूबने बरतना। जैसे कि हमारा ये जो पॉडकास्ट शो है, ये सिर्फ वो प्रेरणादायक कहानी तक नहीं है, हमारा अपना एनजीओ भी है ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत है। तो अगर आपको हमें कोई सलाह देनी हो कि हम किस तरह से अपने एनजीओ को और बेहतर कर सके और समाज की भलाई कर सके, तो क्या सलाह देना चाहोगे आप? जैसे आपने पीछे ब्लड कैंप भी लगाया था, कोशिश ये की जाएगी उन चीज़ों को पकड़ा जाए कि जिसकी समाज में जरूरत है प्रशासन करने रहा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोविड में मैंने देखा कि बहुत से हॉस्पिटल्स ने दरिंदगी करी, जिस बीमारी का इलाज नहीं था उसका 25 लाख 30 लाख रुपये बिल बनाया, और डेथ होने पे फिर लाशें नहीं दी। तो मैंने एक मुहिम चलाई और मैंने उन हॉस्पिटल वालों की शिकायत करी, उनसे लड़ाई भी करी, मेरे ऊपर केस भी रजिस्टर्ड हुए, 11 केस रजिस्टर्ड हुए मेरे ऊपर, मैं परवाह नहीं करी। बाई चांस में कोर ग्रुप NHRC का मेंबर बना, तो मैंने वहाँ आवाज़ उठाई। चीफ जस्टिस और मिश्रा जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हमारे चेयरमैन थे,
मेरी आवाज़ को उन्होंने सुना और देश के लिए एक रूल निकाल दिया, पूरे देश के अंदर चार्टर आ गया कि कोई भी हॉस्पिटल किसी की डेथ के बाद, कितना भी बड़ा दिल हो, डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है, तो तुरंत देनी पड़ेगी छः बने। तो ये हमें करना पड़ेगा। ऐसे काम करने से हमारे दिल को भी संतुष्टि होती है, देश को, देशवासियों को भी फायदा होता है, और आपके काम करने का तरीका लोगों को दिख जाता है कि काम कैसे होता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाके जहाँ बदतमीजी हो रही हो, जलालत हो रही हो दिल्ली के अंदर, आप मेरा नाम ले दीजिए, वो समझ जाते हैं कि ये अब काम करना पड़ेगा, नहीं तो शंटी आ जाएगा। शंटी के नाम से खूब खाता है वो, क्योंकि मैं परवाह नहीं करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि अब ये बेईमान हो सकते हैं, ये बदतमीज हो सकते हैं, इनको इन्हीं की तरह से समझा। तो हम क्यों ना बदतमीज हो जाए। फिर अब लोहे को तो लोहे काट सकता है, करोड़ों रुपए लेके वो अपना फायदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश का नुकसान कर रहे हैं, जलालत कर रहे हैं, गरीब परिवारों का खून चूस रहे हैं, उससे हमारे देश का भी बदनामी होती है। इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी कोई करप्शन हो रही है, दब के उसकी बस समय करिए, दब के उसका विरोध, खिलाफत कीजिए, विरोध कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है हमारा पहला पॉडकास्ट है, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपसे पहला पॉडकास्ट शुरू करूंगा, तो आपका आखिरी संदेश क्या होगा? आपको पॉडकास्ट कैसे लगा, जो भी आप बताना चाहते हैं लास्ट। देखिए, कभी भी 1000 की गिनती 1 2 3 से शुरू होती है। जी सर। तो आपकी ये जो सफ़र आज शुरू हो रहा है, मैं आपके सारे सब्सक्राइबर को निवेदन करूँगा कि इसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें अपने। अगर कोई कमी रह भी जाए आपसे जी, तो आपको हौसला दें कि आप अच्छे अच्छे लोगों को मिले, जाके समाज के उन लोगों को मंच पे लेके आएँ जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। जिस प्रकार आज देश में हमारे उन अवार्ड्स को, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पहले कभी बिकते थे, सुना था हमने, लेकिन आज वो अच्छे लोगों को दिए जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के दिए जाते हैं। इस प्रकार आप भी ऐसे लोगों को ढूंढें जो पर्दे के पीछे रह के अपनी ताकत से, अपने रिसोर्सेज से वो काम कर रहे हैं जो प्रशासन नहीं कर रहा है। उनको आप समाज के सामने लाइए। मैं समझता हूँ आपका पॉडकास्ट बहुत चलेगा और लोग आपके पॉडकास्ट को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी देंगे, और मैं भी इसको अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा। धन्यवाद साहब का अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी सलाह देने के लिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, जीवन की पाठशाला थी। शंटी जी ने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष, अपनी ज़िंदगी की लर्निंग्स को हमारे बीच शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप इसे सिर्फ देखेंगे नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब एक इंसान सोच बदल सकता है तो अपने आप को बदलाव ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी पावरफुल और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, मिलते हैं किसी पावरफुल और इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।